Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis। आज बहुत बड़ा दिन है, एटलीस्ट एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि आज बजट प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने। इनका नाम मिफ्ता है, लोग यहाँ पाकिस्तान में मुफ्ता कहते हैं, मुफ्ता नहीं है, मिफ्ता है इनका नाम, और सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। उन्होंने बजट अच्छा दिया, लेकिन बजट की जब हम बात करते हैं, कोई बजट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है आवाम के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, ना अपोजिशन के लिए, तो इस पर एक बहस चल जाती है। हालांकि ये बजट मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में और कई सालों से कहा है कि आप इस पर पहले एक डिबेट करें और ताजरों को इन्वॉल्व करें, बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करें, ताकि वो आपको अपने शॉर्ट कमिंग्स बताएं और फिर उसके बेसिस पे आप एक बजट तैयार करें, या इकोनॉमिस्ट को बिठाएं। आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, बिकॉज इस बजट के पीछे जो भी है, मैं समझता हूँ कि इसहाक डार का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, जो कि होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। 9.5 ट्रिलियन का तो आ गया, 7.2 का उन्होंने कहा जी कि एफबीआर रिकवरी करेगी। ये कैसे करेगी, ये जो शॉर्टफॉल है ये कैसा है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद और ऑफ कोर्स सलीम बुखारी साहब। आज ये दोनों हम सारा दिन हम ट्रांसमिशन इसी पे लगे रहे थे अपने चैनल के ऊपर। तो बुखारी साहब, बजट तो हमने सुन लिया, उनके इफ्तिखार साहब भूल गए आप। इफ्तिखार साहब मैंने कहा है नहीं, मैं आपके साथ उसमें नहीं शामिल था। हाँ, ये नहीं थे, मैं अपने गांव गया हुआ था और बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि जो बिजली नहीं आ रही वहाँ पे, बिल्कुल दैट्स राइट, उसका कोई बंदोबस्त हो ताकि ट्यूबवेल को चलाया जाए। बिल्कुल, ये वहाँ अपने वो इन्वेस्टिगेटिव तौर पे गए थे। इन्वेस्टिगेटिव तौर पे नहीं गया था, वो मेरा रोज़गार का मसला है। इस यहाँ पे नौकरी करने के अलावा अगर वहाँ से मुझे पैसे नहीं आए तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम्स आ गए जी। देखिए जी, आज का दिन जो है ना, वो हर साल में एक ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि इसमें अगले फिस्कल ईयर्स के लिए प्लानिंग के साथ साथ जो बुनियादी बात देखने की है बजट के अंदर, वो ये है कि ये पुअर मैन्स फ्रेंडली है या नहीं है। ये बुनियादी बात इसलिए है कि इससे एक लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी नेशन जो है वो अफेक्ट होती है। तो अपेरेंटली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं एक लेमैन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ। जो अपेरेंट तासुर मिला है आज इस बजट से, वो ये है कि गरीब के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करने की कोशिश ज़रूर की गई है, और उसके अंदर जो बुनियादी फैसले किए गए हैं उसका तो अब जैसा मैंने कहा कि ओवर द ईयर पता चलेगा वो किस हद तक कामयाब है। जो चंद चीज़ें मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा जो है, वो यकीनी तौर पर उनका प्रेशर बहुत हद तक रिलीज़ करेगा, और 5 दिन से धरना दे के जो फेडरल एम्प्लॉइज़ बैठे हुए थे वो आराम से उठ के खुद चले गए, इसलिए कि उनका ख्याल है कि इसमें उनके लिए रिलीफ है। एक इस तरह पेंशनर्स के लिए भी बावजूद तमाम तर प्रेशर्स के लग तो ये रहा था कि बिल्कुल कोई इजाफा नहीं होगा, पेंशनर जो है उनके भी 5% जो है वो बढ़ गया है। दो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं समझना, एक तो ये कि जो इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके प्रेशर को हमें देखना होता है, उनकी कंडीशनैलिटीज़ को हमें देखना होता है। वो तो है एक्सपर्ट्स का काम, वज़ीर ख़जाना जाने और उनकी FBR जाने, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत बचत की तरफ देखे, जो कि एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बजट का प्रेशर कम करने का, उसमें हमेशा हमने सुना कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस की जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बजट के आने से पहले जो है वो पेट्रोल जो दिया जाता है सरकारी अफसरान को, उसमें 40% कटौती हुई है। फिर उसके बाद नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी लग गई है। वज़रा के सेक्टरों के जो गैर मुल्की दौरे हैं उस पर पाबंदी लग गई है। और दूसरी बात यह कि जो 5 दिन का वर्किंग डेज थे हफ्ते के, वो रिवाइव हो गए हैं, यानी अब 5 दिन काम करना पड़ेगा हफ्ते में उससे। ये सारे एलिमेंट जो हैं बचत के हैं। ये तो हैं वो जो सरकारी अहकामात जारी हो गए हैं और सरकार इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। इसी तरह के कुछ इक़दामात वो हैं जो आवाम अपने तौर पर कर सकते हैं। पानी का नल खुला छोड़ने से लेके बिजली हर वक्त चलते रहने, और AC जो है कमरे में कोई हो या ना हो उसके चलते रहने से प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाता है अगर अवामुन नास कोशिश करे। हुकूमत की भी मदद कर रहे होते हैं, अपनी मदद भी कर रहे होते हैं कि जो अननेसेसरी अखराजात हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके। हम IMF की कंडीशनैलिटी के ताबे हैं, इसलिए कि हमारे साबका हुक्मरान जो थे वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जो पहली हुकूमत थी इससे वो भी ज़िम्मेदार है। हम मजबूर हैं कि उनकी कंडीशनैलिटी हमने माननी है। लिहाजा उसका तरीक़ाकार यही है कि इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के साथ उस हद तक तावन निजी सेक्टर भी करे,
अवामुन नास भी करें कि उनकी मुश्किलात जो हैं उसमें किसी किस्म की कमी जो है वो वाक़ हो सके। एक और बात जो हमेशा की जाती है लेकिन उसके लिए काम उस पर नहीं होता, वो है कि जी हम टैक्स नेट अपना एक्सपेंड करेंगे। इसके बारे में लेमैन नहीं बल्कि एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ये है कि जब तक आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, जब तक आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, 100% नताइज टैक्स नेट को एक्सपेंड करने के हवाले से आपको नहीं मिल सकते हैं। और ये वो एलिमेंट है जिसको पाकिस्तान में हर सतह के ऊपर रेजिस्ट किया जाता है, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो भी है। दूसरा एक एलिमेंट जो एक ऑप्शन हुकूमत के पास होता है वो ये है कि डेट सर्विसिंग के लिए वो कोई स्कीम्स अनाउंस करती हैं। माजी में भी 2 दफ़ा देखा हमने, कौम डसी जा चुकी है। एक दफ़ा वो था जो नवाज शरीफ के दौर में डेट रिटायरमेंट के लिए फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुले थे, उनकी फेट क्या हुई उसके ऊपर आज भी सवालिया निशान है। दूसरा ये है कि डैम बनाने के लिए जनाब साकिब निसार साहब ने इस कौम पर बड़ा एहसान फरमाया था, 9 अरब के करीब इकट्ठे हो गए थे, फिर वो फ़ंड कहाँ इस्तेमाल हुए ये इस पर भी सवालिया निशान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर संजीदा लेवल के ऊपर ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ कोई स्कीम जो है वो लॉन्च की जाए, चाहे वो पाकिस्तानी गैर ममालिक में बसते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कौम में बसते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हवाले से हुकूमत को या फाइनेंस मैनेजर्स को मायूस करेंगे। ये कई दफ़ा टेस्ट हो चुका हुआ है माजी में। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये मुझे बताइए कि हमारा कितना रिस्क है बैंकरप्सी का। एक पर्टिकुलरली मूडीज़ की जो रिपोर्ट है जिसने पाकिस्तान को पीछे किया है, और फिर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज़ एट 45 बिलियन रुपीज़। सर ये तो पढ़ी लिखी बातें आप कर रहे हैं, जावेद साहब भी हैं, आप आज 3 बैठे थे, आप सारा दिन टीवी के ऊपर अच्छी बातें कर रहे थे आप। नहीं, आप उधर गए। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो बात मुझे अच्छी लगी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रकम थी वो 250 अरब रुपये थी, अब उसको बढ़ा के 364 अरब रुपये कर दिए। मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि माहौलियाती जो तब्दीली हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उस पर इन्होंने 10 अरब रुपये रखे हैं। मैं समझता हूँ ये कम पैसे रखे हैं, इससे ज़्यादा रखने चाहिए थे। और शजरकारी की जो बात की जा रही है, इसको एक किसी नेशनल प्लानिंग के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि ये सूबों का ज़्यादा काम है। इस पर मुझे क्लैरिटी चाहिए हुकूमत के पाकिस्तान से, वो चाहते क्या हैं। फिर सबसे अहम बात जो है कि चीन के साथ, बहुत साहब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, चीन के साथ जो तय पाया था कि सी पैक के जो रूट पर 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, जो नहीं बनाए गए। 18 टोटल, 9 हमने बनाने थे, 9 चाहिए। 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने थे जिसमें चीन और दीगर मुल्कों ने आके सरमायाकारी करनी थी, नहीं हुए माजी में। अब उन्होंने कहा कि कोशिश हम करेंगे, जिसमें उन्होंने 4 बातों का तज़किरा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में रशकई, पंजाब में लाहौर, सिंध में धाबेजी के मुकाम पर स्पेशल इकनॉमिक जोन को फौरी बिजली और गैस की फराहमी, दैट इज़ ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी वसाइल के बारे में इन्होंने कमिटमेंट किया है कि द्यामिर भाषा, मेमन, दासू, नई गैर जो डैम है, इसको कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल करें। पब्लिक सेक्टर के बारे में मुझे इतना इसमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया। फूड और ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के बारे में मेरी सीरियस रिजर्वेशन है कि लेज़र के से ज़मीनों को लेवल करने के बजाय यहाँ पे हमें चाहिए कि हम सीड रिसर्च पे पैसा ज़्यादा लगाएं। ये जो एडिबल ऑयल है, ये जो दालें हैं, ये हम बाहर से मंगवा रहे हैं ना, तो इसके लिए कोई क्लियर कट प्रोजेक्ट आना चाहिए। लफ्ज़ों के ऊपर ना चले, हमें अमली तौर पर बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर बड़े मज़े की बात है कि इनको जी एकदम ख्याल आ गया फिल्म इंडस्ट्री की मदद करने का, तो 1 अरब रुपया इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुख्तस कर दिया है। लेकिन मुझे अफसोस है एक बात पे, कहा गया जी कि जो लोग 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम उनको सोलर का जो पैनल है वो ख़रीदने के लिए मदद करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, 200 यूनिट के लिए सोलर एनर्जी पर जो आप लोन देंगे वो क्या होगा? कुछ बात ऐसी किया करो जो काबिल अमल भी हो। अब ये लाखों लोग 200 यूनिट वाले धक्के खाते फिरेंगे, बैंकों के लोगों के पास जाते फिरेंगे कि जी हमें लोन दे दो, हमने सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी है। सोचो क्या करना चाहते हो। यू आर कन्फ्यूज ऑन दिस इशू। बाकी रही एक फ़िक्रा, इसके बाद इट विल गो टू मिस्टर जावेद इकबाल, द मैन हु रियली मैटर्स इन दिस गेम प्लान। ये है कि जी
मसला ये बुखारी साहब कि आप कहते हैं टैक्स लगाएं। मैं भी सरमायादारों का मुखालफ हूँ। मैं उन लोगों का मुखालफ हूँ जिनके पास खरबहा रुपया है और वो टैक्स लाखों में देते हैं, बाकी टैक्स का वो जवाब देने को भी तैयार नहीं है। वो अदालतों में चले जाते हैं और अदालतें फिर साल हर साल उनकी दरख्वास्तों पे फैसला नहीं करती। दूसरी बात है, हमारे वो तबकात जो पैसा कमाते हैं मंडियों में, जो आड़ती हैं, ये बात जो जावेद कल कह रहा था वो फिर मेरे ख्याल में नाम बताएगा उनसे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर हम सरमायादार को ज़्यादा टाइट करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपना सरमाया उन ममालिक में ले जाए जहाँ पे टैक्स की शरह कम है? इस पर भी ज़रा कुछ रोशनी डालें आप जो माहिरीन बैठे हैं। ये आपने बड़ी बात की है, यही मैं कह रहा था। आप ज़्यादा करेंगे तो ये फिर ऑफशोर कंपनीज लाइक पैनामा, गर्नसी, न्यू जर्सी, ये बरतानिया से सब ले गए थे जब टैक्सेशन बहुत हाई हुई थी, और ये इसीलिए सेफ हेवन्स उन्होंने बना दिए थे। और ये इनकी बात बिल्कुल सही है। इसी तरह फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी आगे जाएगी, तो इस पर गौर करना है। लेकिन करें क्या ये जावेद आएगा कहाँ से, ये भी जावेद बताएगा। लेकिन एक जो चीज़ अभी इन्वायरमेंट की उन्होंने बात की है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि इस्लामाबाद में जो दरख्त लगाए हैं ये गलत दरख्त लगाए हैं, एंड दे वर नॉट कंड्यूसिव टू दैट एरिया, और इसीलिए आपकी जो बर्ड लाइफ है वहाँ से उड़ के चलेगी। एनवायरमेंटलिस्ट से आप पूछें, ये आपको बताएंगे। लेकिन बजट पे आप बताएं जी, ये जो डेफिसिट भी है और ये जो मैंने इनसे सवाल किया था ज़रा ऊंचा था। बजट मेरे लिए तो एक रस्मी कार्रवाई थी, इसलिए कि जो बजट आना था वो पहले आ चुका था, पेट्रोल की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में, और जो इस वक्त कौम लोड शेडिंग के क्राइसिस देख रही है, तो अवाम के लिए तो बजट आ चुका है। जो महंगाई, आप कह रहे थे वो मिनी बजट था। ठहर देना, मिनी बजट नहीं। इस मुल्क में हर महीने, हर दूसरे महीने जब हुकूमत आती है ये आता रहता है। महंगाई की शरह किधर है इस टाइम? ओवर 16%। हुकूमत कहती है, मैं अब बजट की बात करूंगा, बजट में जी हम 11.5% टारगेट कर रहे हैं। और यार खुदा का वास्ता सच्ची गुफ्तगू करो, इस कौम को आप बेवकूफ़ मत बनाओ। कब तक हम बनाते रहेंगे? आप कह रहे हो कि मैं हम 5%, और माहिरीन मईशत पूरे पाकिस्तान के यकजुबां होकर कह रहे हैं कि आपने बिजली को जिस लेवल पे पहुंचा दिया है, जिस लेवल पे आपने लोड शेडिंग को ले गए हैं, जिस लेवल पे गैस है मिल नहीं रही है, जिस तरीके डॉलर 200 से ऊपर का है, आपकी इकोनॉमी ने स्लो होना है और इन्फ्लेशन 20% से ऊपर जाएगी। और यार 20% से ऊपर जाएगी तो फिर आप 5% जीडीपी ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे? सबसे बड़ा इशू। यस, 5% जीडीपी ग्रोथ का मतलब आप समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जब आपकी इकोनॉमी ओवरहीटेड हो जाएगी, जो कर गए थे इमरान खान 6% पे ले जाने के लिए, तो आप सिर्फ उसको, इमरान खान का जो इमेज है उसको खत्म करने के लिए आपने फिगर दे दिया 5% का, जिसका शहबाज शरीफ ने फिर पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप 6 क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा सर हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम डॉलर कहां से लाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। बात, और इस जो बजट पेश किया इसके मुताबिक आप 3.5 या 3.4% से ऊपर ग्रोथ ले ही नहीं सकते। बात यह है पीजे, हमें हकीकी दुनिया में रहना चाहिए। हमारी मईशी हालात ठीक नहीं है। हम पीजे मुझे बात करने दें, हम आईसीयू में आप इसी पे कंटिन्यू करें कि ये सेगमेंट वांट दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एंड जावेद हैज़ वेरी वैलिड पॉइंट्स एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न। इनको सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए डिबेट। हम कर रहे हैं आज बजट के ऊपर। अभी ब्रेक में एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आप कभी आगे नहीं जा सकते जब तक कि रिटेलर टैक्स ना दे। एंड इफ्तिखार एग्रीड, बुखारी साहब एग्रीड। आप बात कर रहे थे। पीछे देखें, जो करने वाली टैक्स में बातें रिफॉर्म्स। आपका मुल्क इंडस्ट्री चलती है एनर्जी पे। एनर्जी में आपकी बिजली का करंट जो वो चल रहा है सर्कुलर डेट, वो 2500 अरब है। आपका गैस का सर्कुलर डेट 1400 अरब है। मुझे ये बताओ, आप उनको दुरुस्त करने की कहीं कोई बात नहीं है। उनको कह रहे हैं कि हम 250 या 300 अरब दे देंगे। कम ऑन यार, आप इस तरह कैसे मुल्क को चलाओगे?
अब फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप बात करते हैं जी कि हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं, 5% उठाएंगे, किधर से उठाएंगे? बस कर देना, कहने के लिए सारा कुछ वो तो है ना। 2000 रुपए से होगा क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आप इंडस्ट्री के अगेंस्ट हर वो काम किया है जिससे इंडस्ट्री बंद हो। मसलन इंडस्ट्री चलाने के लिए बेसिक आपको बैंक लोन्स चाहिए होते हैं, 15.25% पे कायबोर है, 18-19% पे कम पे आपको लोन नहीं मिलेगा। और जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है आने वाले वक्त में 17-18% से 20% पे जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, लोड शेडिंग, बिजली है नहीं आपके पास, गैस आपके पास है नहीं है, एलसी आपकी खुल नहीं रही है। मुझे ये बताएं इंडस्ट्री कहां से चलेगी? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए इंडस्ट्री को चलाने, डॉलर। आपका प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री का? प्रॉब्लम यही 3-4 प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम है कि टैक्स चोरी करते हैं 3000 अरब रुपए का। इफ्तिखार साहब, अगर एक सेकंड, आप टैक्स कलेक्ट ही उनसे कर रहे हैं जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। 3000 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। मुझे ये बताएं, आप टैक्स नया कहां से लेके आ रहे हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है? बताएं जी बुखारी साहब। देखिए जनाब, गुजारिश ये है, ये जो आप डूम्सडे सिनेरियो पेश कर रहे हैं ना, ये शायद सूरत हाल इतनी बुरी नहीं हो, इसलिए मैं अर्ज़ कर लूँ ना पहले, फिर आप अपनी बारी ले लीजिएगा। जो बजट होता है ना, ये होती है प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन ऑब्वियसली एंटिसिपेशन कि हम फलां जगह से फलां कर लेंगे, फलां जगह से फलां कर देंगे। इसका सिर्फ एक सेकंड, इमरान खान ने 800-900 अरब का तरक्याती फंड रखा। मुझे बताएं पूरे साल में वो कितना लगा? देखिए ये फिगर्स हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। देखिए ये क्लीशे है, ये क्लीशे है, ये कहा जाता है कि जी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अगर बजट ना हो तो कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती है। मेरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक दिखाने के लिए, और खासकर ये बजट वो बजट है जो आईएमएफ ने आपको प्रिंट करके दे दिया। आईएमएफ से आपने वादा किया हुआ है ना, आपने आईएमएफ से वादा किया, छोड़ो या वादे से बाहर निकलो। शुरू करें, आईएमएफ है, इनको बताओ। मैं तो कहता हूं इस कौम को यकीन करें, शुक्र अदा करें कि आईएमएफ आपके सर पे बैठा है। इनकी बात तो सुनने देना, इनकी सर बात सुन लेना पहले। गुजारिश ये है, मैं फिर वही कहूंगा कि डूम्सडे सिनेरियो पेंट करना बहुत आसान काम है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना बहुत बड़ा अपहिल टास्क है। आपने मिसाल दी लोड शेडिंग की, गैस बिजली की कमी की वजह से यकीनन हर चीज़ मुतासर होती है, लेकिन हमें उन हकायक को भी मद्देनज़र रखना है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए कि आपने IPPs की पेमेंट नहीं की है, उन्होंने अपनी मशीनें बंद कर दी थी, आपने कारखाने नहीं चलाए क्योंकि किसी के पार्ट्स नहीं थे, कहीं पर कोयला नहीं था। ये सारी नाअहलियाँ अगर आप कवर अप कर लेंगे या ठीक कर लेंगे तो उससे सूरत हाल के बेहतर होने के इम्कानात तो मौजूद है। 2 महीने में तो अभी तक नहीं हुई है। नहीं, वो 2 महीने में तो होता भी नहीं ना। क्यों कुछ नहीं होता? नहीं होता लेकिन ना ये फिर भी आपने एलसी 40 दिन में खुल दी, हर चीज आती है। देखें उनके पास कोई मैजिक वैंड नहीं है। वो तो कहते हैं हम प्रोफेशनल है, हमारे पास 30-30 साल का तजुर्बा है, हम तो तैयारी के साथ देने यार, बोल तो लेने दे भाई। जो 4-5 हफ्ते लगे हैं वो उनको इस बजट को बनाने में लगे हैं, ये आप मान लें, ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं होती। बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप इसकी इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं, जितने जो आपने जो गर्दिशी कर्जा है आपका, आपकी वो मशीनें रिकमीशन हो जाएंगी, आपको बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, बिजली आपको मिलनी शुरू होगी, आपकी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाएंगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ तो मौजूद है ना, हम इतना ग्रिम सिनारियो नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो क्लीशे है ना कि IMF ने लिख के बजट दिया, वो प्रिंट करके आपने पढ़ दिया, ऐसा नहीं होता। IMF ने दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा हो रहा है इधर। और पहले सुन तो लेना, उनकी कंडीशनलिटीज ट्रांसपेरेंट है, पता है वो क्या कह रहे हैं। दैट डजंट मीन दैट दे हैव ड्राफ्टेड योर बजट। यार ये क्लीशे है, इस क्लीशे से वो एसेंशियल्स पे कह रहे हैं लगाओ। और आगे सुन लेना, इनके आगे सुन लेना, आपको डिक्टेट कर रहे हैं और किस तरह लिख के दें। आगे सुनते जाएं, आप थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ी सी बात सुन लिया करें। देखिए गुजारिश ये है कि 2 चीज़ें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ये कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं मिलने जा रहा। आपने देखा उन्होंने टैक्स की छूट जो है वो कहाँ से 6 लाख से उठा के 12 लाख कर दी है। रिलीफ मिलेगा थोड़ा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। सॉरी माजरत के साथ, 25 से 30 हज़ार इनकम वाले, आपको पता है पाकिस्तान में कितने % लोग हैं? वो है गरीब, वो है गरीब जिन्होंने अपना घर चलाना है। उनको तो रिलीफ और तरह का भी दे दिया ना उन्होंने। 2000 रुपए आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन उनसे पूछें जिनकी टोटल सैलरी आमद जो है 20,000 है या 15,000 है, उनके लिए 2000 बड़ी चीज़ है।
दिया उस किस खाते में कि पेट्रोल महंगा हो गया आपको ताकि रिलीफ मिल जाए। पेट्रोल मैं की कहना सारी ये चाह रहा चीजें महंगी हूँ, हुई हैं। सुने ना, बिल्कुल ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन 20% पे चली जाएगी, केड़ा मुल्क सर्वाइव करेगा 20% पे? किस दुनिया में आप रहते हैं जावेद साहब? इफ्तिखार बुखारी साहब, आप यार, चेक ये कर जो लें, PJ इंडिपेंडेंट से चेक करें आप, मैंने ऑथेंटिक बात की है। एक हम ज़रा एक ब्रेक पे चले जाएं, क्योंकि इस ब्रेक में इफ्तिखार ने कोई ब्रेक ली है इसमें, हम इनको दोबारा शामिल करेंगे, लेकिन सोल्यूशन एक है, डिस्कशन भी है, सोल्यूशन है। पूरी दुनिया में जो मुल्क टैक्स कलेक्ट करते हैं वहाँ होते हैं कंपनीज हाउस। जो छोटी मोटी रेडी भी हो ना, उसको भी चाहिए कि अपने आप को रजिस्टर कराए, FBR को पता चल जाएगा, जो बिजनेस करेगा एटलीस्ट एवरीबडी इज इन द टैक्स नेट। 7.2 ट्रिलियन इस तरह नहीं आएगा। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम टू DNA। पिछले ब्रेक में इफ्तिखार डिडंट हैव हिज इनपुट, लेकिन आई नीड योर इनपुट बिकॉज माय इनपुट इज़ वेरी सिंपल कि मुश्किलात हैं, मुश्किलात और भी आएंगी। ये बजट से पहले भी, कल भी हम बात कर रहे थे, माजी में भी हमने बात की है, IMF से मुआहदा है, या तो उस मुआहदे को फाड़ के गंदी नाली में फेंक दें और हिम्मत बांध दें, फिर जो होगा फिर देखी जाएगी। कि वो भी हम करने को तैयार नहीं है। IMF के मुआहदे के साथ भी जाना है और चीज़ों पे शोर भी मचाना है। इफ आई कैन जस्ट इंटरप्ट, यू रियली थिंक कि हम ये मुआहदा तोड़ सकते हैं? नो वी कांट। सो हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट इट? काफ़ी दोस्त ऐसे हैं ना जो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बात है। देखें, अद्वियात के जो खाम माल है उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। अब देखो ना, अगर बेईमान ना हो दवाइयाँ बेचने वाला, तो ये जो रियायत दी गई है खाम माल पे कस्टम ड्यूटी का, वो हम तक पहुँचाए। ये भाई वो जो लोग ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम तक वो टैक्स भी नहीं देते और इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अगला पॉइंट है जी, खाम माल पे कस्टम ड्यूटी, अदाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी। इसका बजाय फ़ायदा मेरे तक पहुँचे, नहीं पहुँचेगा। ज़री मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया, वो मेरे तक नहीं पहुँचेगा। आप ही देखेंगे ट्रैक्टर सस्ते हो गए, या ये जो गंदम काटने वाली मशीनें सस्ती होंगी। अब फिर ये बहस कहीं और चली जाएगी। सर, दिफा के लिए 1523 अरब और तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब, इस पर भी तो डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क में। करेक्ट, लेकिन ये देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ हमें जहन में रखनी पड़ेंगी। हमारी बगल में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता ना इस तरह। नहीं, अगर हो सकता तो करें। ये टाइम से नहीं मारने की जरूरत, अगर हो सकता है। ख्वाहिशात पर नहीं होता। देखें, अगर दिस इज द पॉइंट इज दिस कि जो तुम ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हो वो IMF के मुआहदे की मौजूदगी में नहीं पूरी हो सकती। IMF का मुआहदा फाड़ के फेंक दो। की खुशकिस्मती है कि IMF आपके पास बैठा, जो आपने इस मुल्क का हाल किया है। अगर IMF की कंडीशन ना हो तो आप ये हर चीज में एक सेकंड पावर सेक्टर नहीं चला सकते। एक मिनट ठहरो, पावर सेक्टर एक मिनट प्लीज। IMF आपको क्या गलत कह रहा है? इनकी सुन लें। चलें आप बोले दिस इज नो वे। चलें आप बोले पावर सेक्टर में जी बिजली का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2500 अरब रुपए है और गैस का गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए। ये कम होगा जिस वक्त, एक मिनट, जिस वक्त दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम होगी, ये कम होगा। नहीं सर, मैं आई टोटली डिसएग्री। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि आपके पंजाब में तकरीबन 12% लैंड लॉसेस और यार ये क्या चाहिए, 20 मरतबा क्या चाहिए? तो फिर आप फिर बताएं ना, कौम को बताएं कि 30-40% बिजली चोरी होती है 3 सूबों में। यार इस तरह तो ये उस चोरी को पकड़े। पब्लिक ये चोरी कब नहीं थी? हाँ, ये पब्लिक जलसा तो नहीं यार, माजी से हो रही है। नहीं पब्लिक जलसा तो नहीं ना यार, ये कह रहे हैं रोके इसको। ये पब्लिक नहीं सर, बहुत सारा पब्लिक जलसा नहीं है। आज हम बजट में बात कर रहे हैं। आज के बजट डॉक्यूमेंट में बताया गया कि 2500 अरब का एक हमारा गर्दिशी कर्जा है और 1400 का वन जो है ना बिजली वाला, ये तो उसी वक्त काबू आना शुरू हो जाएगा जब ये बिजली पैदा होनी शुरू, जब आपकी बिजली पैदा होनी चाहिए। और जो गैस वाला पानी आ जाएगा, गैस वाला है, जब आप LNG का सही फैसले करेंगे, आपने टाइम से ऑर्डर करेंगे, वो भी कम डाउन। ये माने ये कहना कि ये कोई जानबूझ के किया जा रहा है, कौन सी रियासत है जो अपने जानबूझ के तबाह करना चाहते हैं? ये एक प्रॉब्लम, एक सेकंड, ये कहना कि प्रॉब्लम ये नहीं है, इसका भी यही मतलब होता है। हुकूमतों से लेके इस हुकूमत तक कहीं मुझे कंसिस्टेंसी सही बात की, बिल्कुल अच्छी बात की है। एक ब्रेक की तरफ चलते, लेकिन एक पॉइंट ये है, हम आवाम की बात करते हैं ना, ये कार डीलर्स ये ऑन क्यों लगाते हैं?
ये गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं जाता? सर सारे लूटमार कर रहे हैं, हर सरमाया लूटमार कर रहा है। ये बात है। पकड़ते क्यों नहीं है? एक सेकंड पीजे, मैं पकड़ते क्यों नहीं है? हुकूमतें बहुत करप्ट हुकूमतों की बहस ही नहीं है, क्यों नहीं पकड़ते? सिस्टम की बहस है, सिस्टम की बहस है। सिस्टम किसने चलाना है? चलाएंगे हम जैसे लोग चलाएंगे। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं खामियां। इनका भी वैलिड है, इनका भी वैलिड है। पकड़ो इनको। ये जो 10-10, 20-20 लाख ऑन लगाते हैं और आम आदमी सफर करता है, क्यों? और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। बजट पे तो आइंदा भी आगे बात होती रहेगी और प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि जी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या फाइनेंशियल फेलिंग्स, हमारी सोशल फेलिंग्स भी क्या हैं? बुनर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ है, इट इज़ अनफॉरगिवेबल। वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं, और जो बच्ची का हाल आप बताएं जी बुखारी साहब। देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत बहुत पहले से है, लेकिन जैसा पीजे ने कहा और मेरे ख्याल से हम सारे इस पर मुत्तफिक होंगे कि जो सोशल इल्स हैं उसकी रेमेडी के लिए हमारे पास ना टाइम है, ना हमारे पास विलिंगनेस है, ना डिटर्मिनेशन है कोई। मैं आपको चंद बातें बता दूं। ख़वातीन जो काम करती हैं उनके लिए हॉस्टलिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में इज़ ऑलमोस्ट सब ज़ीरो लेवल। प्राइवेट घरों में रहती हैं, उसके इतने मसाइल हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है। मेंस हॉस्टल आप हर गली हर कूचे में जाके मिल जाएगा आपको, लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स की कितनी कमी है कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इसका। एक तो वो, दूसरी बात ये कि जिसका हवाला दिया है इन्होंने, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये हर वो शख्स जिसकी बेटी है, माँ है, बहन है, वो इस दर्द को महसूस कर सकता है कि वो ख़वातीन जो काम पर जाती हैं और उनके शीरखार बच्चे साथ होते हैं, उनके लिए ना किसी ऑफिस में कोई जगह है, ना किसी यूनिवर्सिटी में कोई जगह है। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है बुनेर यूनिवर्सिटी में। और जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जनरेटर रूम में ले गए, बिकॉज कोई प्रॉपर जगह मुतय्यन ही नहीं की हुई थी इस काम के लिए, माँ भी जान से गई और बच्चा भी जान से गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिस गैस से उनकी मौत हुई है, क्या दर्दनाक और बिलक बिलक के वो मरे होंगे। मेरा तो दिल कांप उठता है ऐसे वाक़यात सुन के। खुदा के लिए सियासत को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन इंसानियत की तरफ देखना भी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी भी है, और हर इंडिविजुअल की। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हमने इस इशू को उठाया है, लेकिन जो भी ये आवाज़ सुन रहा है उन पर ये लाजम है कि वो उसके लिए आवाज़ बुलंद करे कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनको जिस फैसिलिटी की ज़रूरत है वो प्रायोरिटी के ऊपर उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। क्यों जी? आई एग्री 100% विद बुखारी साहब। एवरीवेयर जहाँ भी औरतें काम करती हैं, दिस फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। ये सहूलत हर उस जगह पे मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं। देखिए पिछले 50 साल में जिस तरह हम मुआशी तौर पे बदहाली की तरफ गए और आज सिचुएशन जो बनी हुई है हम सबको पता है, उसके साथ साथ हमने अपना सोशल फाइबर भी ख़त्म होता गया है। आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं कि 70s, 60s, 80s में हमारा क्या सिस्टम था, क्या इखलाकी इक़दार थी, किस तरह हम एक दूसरे की केयर करते थे, किस तरह आपके सिस्टम चलते थे, इंस्टीट्यूशन थे, हर चीज़ थी। आज देखने को ना आपके इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं जिसकी तरफ बुखारी साहब इरादा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कंसीडर टू बी ए प्लेस जहां आप फ्यूचर की जनरेशन को भेजते हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। अगर उधर ये हाल है तो पीजे सोचें बाकी जगहों पे क्या बदहाली होगी। देखने की चीज़ है हुकूमत के लिए, जो भी हुकूमत हो, ये किसी एक हुकूमत का कसूर नहीं है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 50 साल हमारे कौमी रवैये का कसूर है। अच्छा, हुकूमतों के अलावा फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी एज ए नेशन जो है ना वो माइंड सेट चेंज हो गया। हम हकीकत की बजाय और एक दूसरे का ख्याल करने की बजाय, एक दूसरे का बाजू बनने की बजाय हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस कौम की डायरेक्शन ही बदलती जा रही है विद ओवर अ पीरियड। आपने सही कहा। अच्छा, ये देखें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जावेद, मैं आपको यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। आपने बोला, इनको मौका नहीं दिया। इफ्तिखार, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब, थैंक यू। ये बड़ा एक अफसोसनाक ऑनेस्टली एक सीन है जिस तरह बुखारी साहब ने और इफ्तिखार, जावेद ने बात की है, बहुत ही अफसोसनाक है। अपनी कोई जान चली जाए ना किसी क्लोज़ बंदे की तो फिर आपको फील होता है, लेकिन वो देखो किस तरह जनरेटर उस कमरे के अंदर जाके हाउ शी वुड हैव डाइड एंड हाउ शी वुड हैव सफर्ड दैट पेन, दैट ओनली गॉड नोज। बट
हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी काम करना है, इनवैलिड्स जो हैं, डिसेबल्ड हैं, इनके लिए भी काम करना है। लेकिन कौन करेगा? हो जाएगा, कर देंगे, हो सकता है, और भाई करो। दैट इज़ व्हाट द नीड, डिलीवर, दैट इज़ व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज़। अंटिल टुमारो 8 o'clock हम आपके सामने दोबारा आएंगे। ये बजट पे भी डिस्कशंस भी होंगी और हम आपको अपडेट भी करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा होता है जब अनाउंस करते हैं शायद उसको रिवाइज भी कर देते हैं ये, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।